हेलो नमस्कार। आज है 10 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई है, और इसका जवाब आपको मिलेगा आने वाले कुछ सवालों में। तो चलिए, तो 10 जनवरी करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और हर साल मनाया जाता है, और 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे का कारण जो है वो क्या है कि इस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का है। और इसे कहां मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको मनाया जाता है, एक समिति बनी थी एल एम सिंघवी समिति, और एल एम सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी सरकार से कि इस डे को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अब ये प्रवासी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो हमारे देश के होते हैं लेकिन वो किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हैं जॉब के लिए। तो ऐसे लोगों को भारत में अट्रैक्ट करना है, जिससे कि देखो सीधी सी बात है, ये हमारी एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, वहां से अपनी फैमिली को पैसे वगैरह भेजते हैं, तो विदेशी जो मुद्रा होती है उसका भारत में आगमन होता है। ठीक है, दूसरी बात कल्चर एक्सचेंज, और इनको मतलब ये बताना कि भाई साहब देखो आप हमारे देश की प्रॉपर्टी हो यार, आप लोग हमारे देश के लिए कुछ काम करो। तो इस चक्कर में ये दिवस मनाया जाता है, ऐसे लोगों को याद किया जाता है कि भाई साहब यू आर एसेट्स फॉर इंडिया, ये हमारे देश की असेट्स है, हमारे देश का खजाना है, जो हमारे प्रवासी लोग होते हैं ये सभी लोग। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार का कहाँ मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है। चलिए दूसरे सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। सवाल नंबर दूसरा ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में चुना गया है? और ऐसे हैं तुहिनकांत पांडे, इनको बनाया गया है, फोटो इनका आप देख लीजिए एक बार। ये है तुहिनकांत पांडे, और इनको नियुक्त किया गया है, किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है? राजस्व सचिव की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। अब देखो यहाँ से तीसरा सवाल और देख रहे हैं हम लोग, हाल ही में दिवंगत पी जयचंद्र है ना, ये रहा इनका फोटो, ये है पी जयचंद्र। तो इनका संबंध किस चीज़ से है? तो ये हैं गायक, और ये कौन से गायक थे? पार्श्व गायक। पार्श्व गायक किसे कहते हैं? एक शब्द आता है पार्श्व गायक, क्या होते हैं? जो ये बैकग्राउंड सिंगर होते हैं ना, बैकग्राउंड सिंगर को पार्श्व गायक कहा जाता है। तो ये थे बैकग्राउंड सिंगर जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। टू द पॉइंट सवाल था, आंसर भी टू द पॉइंट होना चाहिए। आज का चौथा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है भेल। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और ये भेल की स्थापना कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जैसे कि अब ये कंपनी क्या करती, जो भी इलेक्ट्रिकल से इक्विपमेंट होते हैं, जो हैवी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे लाइक ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर, इन सब का निर्माण करती है भेल। तो हालांकि भेल इसके अलावा जल विद्युत परियोजना में भी इंटरेस्ट लेती है, और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट करती है जो कि किससे संबंधित होते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह जो होते हैं ना, उसके लिए। तो अभी क्या हुआ कि ये जो भेल है इसने भूटान में क्या किया है, वहां पर एक परियोजना शुरू की है, जल विद्युत परियोजना। मतलब भूटान के साथ इस समझौता किया है, और भूटान को ये क्या करेगी, जो टेक्निकल असिस्टेंट होगा कि वहां पर प्लांट लगाने में हेल्प करना भूटान की, तो वो सब काम कौन करेगी? वो करेगी अपनी भेल करेगी। तो बहुत प्यारा सा सवाल था, और जवाब भी बहुत प्यारा सही है उसका। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? अब देखो माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है ये है इंडोनेशिया का ज्वालामुखी, है ना। तो ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो देखो क्या होता है, पृथ्वी जो होती है हमारी, अर्थ जो होती है, अर्थ के नीचे क्या होता है, एक वर्ड होता है लावा। लावा होता है, लावा क्या होता है कि जो तापमान बहुत ज़्यादा रहता है अंदर पृथ्वी के नीचे, तो उससे क्या होता है, जो नीचे की चट्टान वगैरह होती है ना, वो पिघल जाती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, वो पिघल जाती है, और फिर वो क्या करती है, पृथ्वी के ऊपर निकलती है। तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र, ठीक है, जिन्हें ज्वालामुखी कहा जाता है।
ठीक है। अब इन छिद्रों के माध्यम से वो जो लावा होता है वो पृथ्वी के ऊपर आता है ऐसे, और इसे लावा निकलता है। अब पता है कि ये जो लावा होता है ना, ये लिक्विड होता है, तरल होता है, तरल। क्योंकि भाई साहब तापमान इतना ज़्यादा है कि वो चट्टानों को पिघला देता है, इसमें मिनरल्स, खनिज वगैरह सब होते हैं। बट जैसे ये लावा आता है पृथ्वी के ऊपर, तो ये क्या होता है, ये फिर समय के साथ क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो पृथ्वी के ऊपर जम जाता है, और इससे क्या बन जाती है भैया, चट्टान का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर लावा जमीन के अंदर से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के नीचे का तापमान जो होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता होगा। तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, माउंट ईबू। और माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में। क्या आप जानते हैं इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है भैया, बताइए, जकार्ता। तो आपको जवाब देना है कि अब करेंसी क्या है, इंडोनेशिया की करेंसी बताइए मेरे को कमेंट करके, क्या करेंसी है, करेंसी का नाम क्या है। तब तक हम देखते हैं आज का छठा सवाल जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। हाल ही में किस राज्य द्वारा पार्थ योजना लॉन्च की गई है। देखो ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा, और आपको इस योजना के शब्द जो हैं वो एक एक शब्द का मतलब होना चाहिए। पी माने होता है पुलिस, ए माने होता है आर्मी, आर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, हुनर। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक संभाग में इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें युवाओं को आर्मी के साथ साथ पुलिस में जाने की ट्रेनिंग या उनको काबिल बनाया जाएगा। किस चीज़ के लिए बनाया जाएगा, कि वो आर्मी में और पुलिस में वो अच्छे से वो परफॉर्म करें। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने युवाओं के लिए एक योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगू भाई, है ना, छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। चलिए आज का सातवां सवाल रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। देखो ये रही सिंधु लिपि। अब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। एक सभ्यता आई थी भारत में जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसा माना जाता है। अलग अलग डेटाओं के हिसाब से अलग अलग बातें हैं। ऐसा मानते हैं कि 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं पर 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। मतलब ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है डेट में, अलग अलग राइटर के हिसाब से, इतिहासकारों के हिसाब से इसमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं कि ईसा पूर्व का शब्द का मतलब इसमें ऐसा हुआ है कि इतने साल पहले, मतलब लगभग 2400 साल पहले। 2400 में 2024 और जोड़ दो, क्योंकि ईसा पूर्व की कोई भी घटना हो तो उसमें क्या करो, 2024 जोड़ दो, तो इससे पता लग जाता है कि आज से कितने साल पहले। तो आज से लगभग 4-4,500 साल पहले भारत में एक सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये जो सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत के उस एरिया में डेवलप हुई सबसे पहले जहां वर्तमान में पाकिस्तान आता है। अब जो पाकिस्तान आता है उस जगह में यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा था सिंधु। और नदी मतलब घाटी, नदी के आइट साइड का जो एरिया होता है उसे वैली कहते हैं, तो इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, तो इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो लोग लिखना पढ़ना जानते थे। मतलब उस जमाने के लोगों को ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था। आप जो ये लिपि देख रहे हो ना, ये लिपि हमें सिंधु घाटी से मिली हुई है। देखो जैसे ये एक ये क्या है, एक मुद्रा है ना, ये टेरोकोटा है जिसके ऊपर आप कुछ देख रहे हो, ये चित्र देख रहे हो ना, ये ऐसा लगता है जैसे मछली के चित्र हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, और जो भाषा होती है ना उसकी एक लिपि होती है। तो इन लोगों की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी, मतलब ये चित्रों के माध्यम से लिखते थे। बट समस्या क्या है मालूम तुमको, आज तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो क्या लिख के गए हैं वो खुद जानते हैं, हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो भैया तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है, अगर कोई भी व्यक्ति सिंधु लिपि को डिकोड करेगा तो उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। देखो जो वहाँ के स्टालिन है, के स्टालिन जो मुख्यमंत्री है, ये अच्छा काम किया। देखो ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं मिलती लोगों को, लेकिन ये अच्छा काम किया है कि कोई भी डिकोड करो आप तो सिंधु लिपि को, ठीक है, बताओ कि क्या मतलब होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है भाई, हमें नहीं पता क्या लिख के गए हैं वो लोग।
तो हम पढ़ ही नहीं पाए सिंधु लिपि को आज तक। इतने साल हो गए हैं खोज किए हुए, है ना, 250-300 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बट हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देखो 250 साल इसलिए बोल दिया मैंने कि मतलब खोज होना शुरू हो गई थी। हालांकि सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था हड़प्पा, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। और दुनिया को पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व विभाग के हेड थे, उन्होंने 1924 में पहली बार दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। फिर भी लोग 100 साल तो हो गए ना, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त हुए 100 साल हो गए हैं। और 100 साल पहले से आज तक हम आज तक नहीं पढ़ पाए कि ये क्या मतलब होता है, ये सब क्या है, ये लिपि है उनकी, नहीं पढ़ पाए हम। तो अच्छा काम किया है तमिलनाडु की सरकार ने। और चलिए 8वें सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा मतलब होता है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवा शुरू की है? और यह है इजराइल ने शुरू की है। हालांकि और भी दुनिया के देश हैं जो भारत को ई वीज़ा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है सिर्फ उनके लिए वीज़ा क्या होता है, तो वीज़ा जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं ना, तो हमें वीज़ा लेना पड़ता है ना। ये वीज़ा जितने दिन तुम देश में रहोगे, 1 महीने का वीज़ा, 2 महीने का, इतने टाइम तक आप उस देश में रह सकते हो। अगर आप इस वीज़ा की डेट खत्म हो जाती है और फिर भी आप उस देश में रहते हो, तो आप अवैध कहलाते हो कि आप अवैध तरीके से उस देश में रह रहे हो। फिर आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा सकती है उस देश के द्वारा। तो वीज़ा एक प्रकार की टिकट मान लो, किसी दूसरे देश में घूमने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, है ना। ये बेसिक बातें होती हैं, सिर्फ ये चुन्नू मुन्नू टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, उनको समझाने के लिए बात बताई है मैंने। चलिए आज का 9वां सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हैं मार्टिन गुप्टिल? भाई साहब नाम तो सुना होगा आपने, चेहरा भी देख लीजिए, बिल्कुल मार्टिन गुप्टिल ने बोला कि भाई साहब अब मैं मैच नहीं खेलूंगा, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या ले रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ। तो मार्टिन गुप्टिल कौन से देश के थे? ये जर्सी देख के सूझ पड़ गई होगी, न्यूजीलैंड के हैं। और इन्होंने बोला है कि टाटा बाय बाय, अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो हम भी 10वां सवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसके बाद हम भी आपसे बोलेंगे टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चलिए तो पहले 10वां सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड, क्लाउड का मतलब समझते हो ना, क्लाउड का मतलब होता है बादल वेरी गुड। अरे जो हमारा डेटा होता है ना, जो सर्वर पर सेव होता है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं जिसको, या क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो गूगल क्लाउड सर्विस है एक प्रकार की, ठीक है। तो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कृषि नेटवर्क लॉन्च करने वाला है। मतलब गूगल के साथ समझौता किया है, और किसके लिए? कृषि के वो बेनिफिशियल के कृषि के बेनिफिट के लिए। और ये राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है, ठीक है। और ये थे आज के 10 के 10 महत्वपूर्ण सवाल। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। तो आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।